हेलो बेटा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 में जहाँ तक है हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कि हमारे पास ये एक टावर है, दो पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। एक पार्टिकल यहाँ से जिसकी स्पीड हम लोग u1 कंसिडर कर रहे हैं, और ये एंगल 37 डिग्री ये यहाँ पर जाता है और इस तरीके से हिट करता है। दूसरा पार्टिकल इस टावर के बॉटम से यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है, इसकी स्पीड आप u2 ले लो, और यहाँ से एंगल जो है वो 53 डिग्री है। यहाँ से ऐसे जाके और यहाँ पर ऐसे हिट करेगा। आपको एंगल दिए हैं 37, पहले वाला पार्टिकल, इसे पार्टिकल 1 ले सकते हो, इसे पार्टिकल 2 ले सकते हो। तो पार्टिकल 1 u1 से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, u1 हमें मालूम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पता है आपको? एक एंगल ये पता है 37, एक 53 आपको ये पता है। बाकी इसकी रेंज यहां से कितनी है ये क्वेश्चन में और गिवन है, और इस रेंज को मैं मान लेता हूं 60 मीटर है, 60 मीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए भैया क्वेश्चन करते हैं, इसे देखिए ध्यान से। फॉर पार्टिकल 2, दूसरे पार्टिकल के लिए पहले देखते हैं। रेंज हमारे पास जो लिखी जाएगी वो रेंज का फॉर्मूला होता है u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन का g। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास u2 स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन का g। अब अगर रेंज की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर 60 दी है, रेंज इसकी कितनी दी है 60। आप लिखिए u2 का स्क्वायर इंटू का 2 इंटू का साइन 53 इंटू कॉस 53 और अपॉन का g की वैल्यू 10। यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास तो 300 हो जाएगा। यहाँ से u2 का स्क्वायर जो बनेगा वो यहाँ से हमारे पास साथ साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4/5 इंटू का 3/5, और अगर देखा जाए वास्तविकता में तो हमारे लिए ये क्या हो गया, तो 300 इधर, 25 को यहाँ लिखिए, अपॉन में नीचे हो जाएगा 4 इंटू का 312, और ये हो जाएगा u2 का स्क्वायर। तो देखा जाए तो मैं एक काम करता हूँ, 3 से काट देता हूँ, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर हो गया 2500/4, जो कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास u2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 2500/4 लिखा है, तो अगर हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो हमारे पास कितना बन के आएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास u2 की वैल्यू आ गई 50/2। बेसिकली ये हमारे पास आंसर आ गया, u2 की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास u2 ये आ गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, जितनी देर में बॉल यहां से यहां हिट होती है उतनी देर में बॉल यहां से यहां हिट होती है। इसका मीनिंग ये है कि रेंज दोनों की सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इन दोनों का सेम होगा। जितनी देर में बॉल यहां से यहां पहुंची उतनी देर में ये भी यहां से यहां पहुंची, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। तो एक काम करते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम निकाल लें, और इस वाले में जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, तो वो टाइम इसमें हम यहाँ पर रख देंगे आके। तो चलिए भैया देखते हैं। हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास u2 की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। देखो भैया, अब हम बात करते हैं यहां पर इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का t इज इक्वल टू होता है 2u2 साइन थीटा अपॉन का g। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 25 आई है, और यहां से आपके पास साइन 53 और अपॉन का ये 10। देखा जाए बेसिकली ये क्या लिखा है, तो 25 इंटू 2 का मतलब हो गया यहाँ पर 50, और 50 और नीचे हमारे पास 10 दिया, तो बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा 5, और इंटू यहाँ से हो जाएगा 4/5, तो 5 से 5 कट गया। हमारे पास जो टी की वैल्यू आ गई वो 4 सेकेंड है। अब ये टी की वैल्यू 4 सेकेंड है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इन चीजों से, u2 से, और u2 से तो हमने टाइम निकाल लिया है ना, जितनी देर में बॉल यहां से यहां पहुंची वो टाइम कैलकुलेट कर लिया हमने। इस टाइम से क्या फायदा होगा, तो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा होने वाला है। ध्यान से देखिए, फॉर
पार्टिकल 1, पार्टिकल का अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो रेंज की बराबरी है। और उसे क्या लिखोगे तो आप जानते हो, पार्टिकल 1 का कंपोनेंट करिए हॉरिजॉन्टल में तो कितना आएगा, u1 cos 37 डिग्री। तो इसकी भी रेंज सेम है, दोनों की रेंज सेम है और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। तो रेंज कितनी लिखोगे, तो रेंज तो आप आर ही लिख दिए और आर की वैल्यू कितनी दी है 60। अच्छा यहां से आपके पास क्या लिखोगे, तो आपके पास होगा u1x लिखते हैं ना, तो u1x कितना दिया हमारे पास, u1 cos 37 इंटू का t टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और साथ में आगे हाफ ax करोगे तो ax इसमें 0 होता है, तो कुल मिला के हमारे पास ये टर्म 0 हो गया। अब जरा वैल्यू रखिए यहां से, ये 60 हो गया, u1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू हो गई आपके पास 4/5 और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपके पास 4। देखा जाए तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 60 अपॉन का 60 इंटू 5 अपॉन का 4 इंटू 4। यहां से आप यहां से काटेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75/4 सेकेंड। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा वो आपके पास लगेगा 75/4 सेकेंड, इतना टाइम इसमें लगेगा। सॉरी टाइम बोल रहा हूं मैं, u है, सॉरी यहां पर तो हमने u निकाला है ना, u1, तो u1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट तो पहले ही कैलकुलेट कर लिए, यहां से हमने इस एक्सप्रेशन से u1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए अब u1 आ गया, u1 से क्या फायदा होगा, अब उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली इक्वेशंस में पहले यूज किया मैंने। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को x में लिखोगे तो क्या लिखोगे, sx इज इक्वल टू ux प्लस का हाफ ax इंटू का टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। अभी तक केस 1 में भी यही देखा और केस 2 में भी यही देखा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारा 0 ना हो, ठीक है, वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन अभी केस 1 और केस 2 में तो यही सीखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। तो हमने सीधा ये एक्सप्रेशन यूज कर लिया, और ये हमारा वही है sx इज इक्वल टू uxt प्लस का हाफ ax टी स्क्वायर, जिसमें हमारे पास हाफ ax टी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया, और ux जो टर्म है वो हमारे पास मैंने पहले वाले पार्टिकल का लिख लिया, u1 cos 37 इनटू का टाइम ऑफ फ्लाइट जो पहले निकाल चुके वो रख दिया, और रेंज हमारे पास आ गई, यहां से हमारे पास u1 आ गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, उस u1 को वहीं लिखा रहने दीजिए और हम आगे देखते हैं। देखो अब sy यूज करते हैं, sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस का हाफ a बाई और टी स्क्वायर, टी का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। याद करिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वही मानिए। अब यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाह रहे हो, इसलिए हम उसको पार्टिकल 1 को वहां पर उसका रेफरेंस कंसीडर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या बनेगा, देखो भैया, पार्टिकल अगर यहां से इधर गया है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, तो जिसे हम माइनस का h लिख सकते हैं, और इधर का हमारा जो होगा कंपोनेंट कितना होगा ऊपर की तरफ, तो वो कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास u1 sin 37। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया पार्टिकल 1 का, तो आप लिखोगे u1 sin 37, ठीक है, इनटू का t और माइनस का हाफ इनटू का g की वैल्यू 10 और इनटू का t का स्क्वायर। चलिए भैया इसकी वैल्यू रखते हैं, u1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 75/4, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, माइनस का ये हो जाएगा 5, यहां से काट दो, और यहां से आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये यहां से कटा, इसे काटोगे तो ये 15 बार ये हो जाएगा, यहां से माइनस का h इज इक्वल टू 45 और माइनस का ये हो जाएगा 16 इंटू का 5 जो कि 80 हो जाएगा, और हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का h इज इक्वल टू माइनस का 35, माइनस माइनस कट गया, h की वैल्यू 35 मीटर आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अभी तक जेईई मेन और नीट मेन से संबंधित इस तरीके की डायरेक्ट इस अप्रोच पे क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं तो कुछ तो उसमें जेईई मेंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो नहीं आए हैं वो ध्यान रखना आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, कभी भी आ सकता है, इसी साल 2025 में भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है। जो चीज मैं आपको करा रहा हूं वो कभी ना कभी जरूर आएगा।
है ना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा रिसर्च करके आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक किताब से, हर जगह से चीजों को, हर इंडिया की जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सभी का मटेरियल मैं चेक करता हूं, सभी को चीजों को देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं अपने बच्चों को नहीं बताता हूं, तो सारे पॉइंट्स मैं रिसर्च करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो इससे ज्यादा चीजें आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं, जितना कंटेंट मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है अभी अभी रिसेंट में। आगे भविष्य में आप जैसे बच्चे अगर बढ़ेंगे तो फिर मेरे से यही पढ़ के ये सारी चीजें आप फिर इससे आगे चीज बढ़ेंगी, तो वो नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना। खैर पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से वैसे सीखना भी है। और सीखने का जो बच्चे की सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक दिक्कत आती है वो ये है कि बच्चा जैसे क्या करता है, टीचर से पढ़ रहा होता है तो कॉपी पे सिर्फ नोट कर लेता है और उसी को रिवाइज कर लेता है, पेन चलाता ही नहीं है, प्रैक्टिस करता ही नहीं है। तो बिना प्रैक्टिस के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता है। मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ क्लास में कि साइकिल अगर कोई चला के दिखा रहा है कि ऐसे साइकिल चलाई जाती है, और जो सामने वाला बंदा बैठा है साइकिल जो देख रहा है कि साइकिल ये कैसे चला रहे हैं, तो उसके देखने से, सिर्फ देखने से साइकिल कभी कोई बंदा नहीं सीख सकता है। समझ रहे हो ना, साइकिल तब तक नहीं सीख सकता जब तक खुद स्वयं से प्रयास ना करे। और हम ये बात जानते हैं कोई भी बच्चा अगर सीखता है साइकिल, तो साइकिल सीखने के टाइम पर वो लगातार अपने आप में गिरता है, कई बार उसमें सुधार लेके आता है, फिर धीरे 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 एक ऐसा टाइम आता है जहां पर वो साइकिल चलाना सीख जाता है। वैसे ही सेम इस सब्जेक्ट के लिए भी वही है कि आप देख रहे हो मुझे, सही है, आपके दिमाग में फील हुआ, चीजें आपको अच्छी लगी, लेकिन अच्छा लगना और फील होना और उसके बाद रियल में आपका रिजल्ट आना, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज की युग में जितने बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, या ऑनलाइन जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यही है कि वो क्या करते हैं, और उसमें हम आपको बता रहे हैं 95% के आसपास, इससे ज्यादा ही होंगे बच्चे, सिर्फ 2 से 3-4% बच्चा होता है वो वास्तविकता में ऑनलाइन से उसका फायदा उठा पाता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे उसमें निगेटिव उल्टा और हो जाते हैं कि जो टीचर उनको बता रहे होते हैं क्लासरूम में वो उस पर फोकस ना करके यूट्यूब पर पढ़ रहे होते हैं, और यूट्यूब पर पढ़ते पढ़ते क्या होता है, टीचरों की अपनी बात नहीं मानते हैं, और वो जो है उनके लिए सबसे निगेटिव पॉइंट होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपनी टीचरों की सारी बातें मानिए जो टीचर आपको क्लास में बताते हैं कि बेटा आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, क्योंकि टीचर को अनुभव है, उस फील्ड का अनुभव है, बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि किस तरीके से बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि यही तो उनका अनुभव है। हर साल आप तो एक हो और वो पता नहीं ऐसे कितने बच्चों को देख चुके हैं, कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं और उनकी कमियां वो रीड कर चुके हैं, कहाँ पर वो गलतियां करते हैं, तो कहाँ पर उनमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इसलिए अपने टीचर की बात पूरी माननी चाहिए, जितना वो होमवर्क देते हैं वो आपको करना ही चाहिए। वो एक सेकेंडरी बात है, तुम आपको टीचर कैसे मिले, है ना, तुमको टीचर कैसे मिले हैं वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन टीचर का जो अनुभव है वो कभी गलत नहीं होगा, वो जो बातें बोलते हैं वो गलत नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए वो टीचर जो अपना होमवर्क देते हैं आपको, उनको बहुत प्रॉपर तरीके से आप करते रहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इसलिए करा रहा हूँ कि जो बच्चों को समस्या है, किसी टीचर को, मान लो आपकी क्लास में कोई टीचर आपको उस तरीके का नहीं मिल पाया जो आप एक चाहते थे, जो एक ड्रीम होता है ना कि हमारा इस तरीके टीचर हो जो मुझे सब चीजें पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए, तो हम उस तरीके के लिए आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि टीचर का होमवर्क नहीं छोड़ना जो टीचर आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बोला है ना, गार्जियंस हमारे बेशक कुछ ना जाने, हमारे सब्जेक्ट पीसीएम पीसीबी के बारे में नहीं जानते हैं, वो हमारे माँ बाप नहीं जानते। ज्यादातर माँ बाप बच्चों के किसके होते हैं, IITN और डॉक्टर, है ना, बहुत रेयर बच्चों के किसी के देखने को मिलते हैं। तो अगर वो नहीं है तो वो नहीं जानते हैं कि हम अपने बच्चों को सब्जेक्ट फिजिक्स कैसे सिखाएं या मैथ्स कैसे सिखाएं। तो क्या वो हमारे लिए गलत सोचते हैं? गलत नहीं सोचते, है ना। वैसे सेम टीचर भी होता है, कोई भी टीचर आपके लिए कैसे भी मिला हो वो आपके लिए गलत नहीं सोचेगा। इसलिए टीचरों की बात पूरी माने, वो जितना होमवर्क देते हैं और जैसा भी आप वो बोलते हैं वो करते रहिए, यहाँ से चीजें सीखते रहिए और वो जो बोलते हैं वैसा ही करते रहिए। जैसे उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आना और क्वेश्चन लगा के आना, तो आप पढ़ लो यहाँ से और जो बता रहे वैसा करते चलिए, ठीक है। हाँ, अगर आप पिछड़ गए हो, बिल्कुल टीचर की बातें नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, तो आप पीछे से बैक से ये कवर करते रहिए, ठीक है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर हम यहां से बोले, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पार्टिकल को मैं अब हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं U1 से, और ये हमारे पास U2 वही है, सेम एंगल यहां से 53 डिग्री ले लो,
यहां से ऐसे गया और ऐसे हिट किया, ये भी ऐसे गया और ऐसे हिट किया। अभी भी हमें एच कैलकुलेट करना है, रेंज अभी भी आपको 60 दी है। तो बताओ बेटा इसमें क्या चेंज आएगा। यहां पर मैंने क्वेश्चन ये दे दिया और आपको एच अभी भी कैलकुलेट करना है। पहले ऊपर की तरफ था, अब ऐसे, तो अंतर किस चीज का आएगा। तो ध्यान रखना कि पार्टिकल 1 वाले में कोई अंतर ही नहीं आएगा। पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी थी हमारे पास, सॉरी पार्टिकल 2 ये है ना, पार्टिकल 2 है ये पार्टिकल 1। तो पार्टिकल 2 में जो भी हमारे पास आया उसमें कोई चेंज नहीं है कि इसमें तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे हैं। तो आपके पास जो U2 आया था वो U2 की वैल्यू थी आपके पास 25, अभी भी 25 ही आएगी, है ना इस केस में, क्योंकि वो जो आप पार्टिकल 2 के लिए किए थे उसमें कोई चेंज ही नहीं है, वो पूरा का पूरा वही है। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 4 सेकंड आया था। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस चीज का आएगा, पार्टिकल 2 में। तो पार्टिकल 2 में क्या क्या चीजें देखने को अलग मिलेंगी वो देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्या देखोगे, तो पहले आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था इक्वेशन सेकंड का, जिसे हम रेंज बोल रहे थे। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है ही पहले से ही हमारे पास u1 ही है जो हॉरिजॉन्टल में है, और आगे का टर्म जो हमारे पास लिखते हैं हाफ एक्स इंटू टी का स्क्वायर, तो ये टर्म तो 0 हो गया। आपके पास रेंज 60 है और आपके पास ये वैल्यू हो गई u1, और u1 इंटू का टी, और टी कितना आया है वो सेम 4 सेकंड आ गया। तो हमारे पास ये हो जाएगा, वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो पहले हमारे पास आ रहा था 75/4 मीटर पर सेकंड, अब आ रहा था 15। तो इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर है नहीं। एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर करिए, और हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट वो माइनस एच है, और अब ये वाला कंपोनेंट होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो वर्टिकल में अब इसकी वेलोसिटी नहीं होगी। तो आप क्या लिखने वाले, इसे 0 लिख दो, माइनस का हाफ लिख दीजिए, यहां से इसकी वैल्यू लिख दीजिए 10, और इनटू का टाइम हमारे पास हो गया 4 सेकंड। तो यहां से हो जाएगा ये 5, 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 80। तो यहां से ये कट गया, एच की वैल्यू 80 मीटर आ गई। लो भैया, हालांकि यहाँ पर u1 की जरूरत भी नहीं है इसमें कि u1 कितना होगा, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि u1 और u2 भी कैलकुलेट करिए, तो हम आपके लिए वो भी बता दिए कि u1 u2 कैसे। इसमें हालांकि जरूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि आप जानते हो जहां पर पार्टिकल, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से मानना पड़ेगा, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से मानना पड़ेगा 0,0। तो अब ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो ये कंपोनेंट तो 0 ही हो गया ना। ठीक है, ये वाली बात। तो ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन तुम्हें आपको उल्टा भी दिखेगा, कैसा कि मैंने जैसे रेंज दी है तो वो रेंज नहीं देंगे, वो आपको u1 और u2 दे देंगे और फिर चीजें आपसे कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा उस तरीके का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने आपको u1 u2 दे दिया और रेंज नहीं दिया, तो आप वो निकाल लेना, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए। देखिए इसी में अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। ये पार्टिकल 1 है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप u1 को यहां से 37 डिग्री फेंकिए, और मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल ऐसे ये ऊपर से 37 डिग्री पर फेंका जा रहा है, और वो u1 है और ये वाला आपका u2 है। ये ठीक है, ये कर लेना। अब कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर से आपके लिए जो u1 आएगा वो अभी भी 75/4 ही आएगा। ठीक है, वो अभी भी वही आएगा, लेकिन अंतर सिर्फ होगा हमारे लिए कि हम जो इक्वेशन लगाए थे, ये वाली जो हमारे पास y वाली है, इसमें वहां पर था पॉजिटिव u1 sin 37 इंटू का टी किए थे, अब इसमें आएगा u1 sin 37 निगेटिव के साथ, कि आप नीचे कंपोनेंट करोगे। तो सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी कोई इसमें अंतर नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी थी, मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तीनों पॉसिबिलिटी मैंने इसके ऊपर आपको बता दी। इससे हटके इसमें कोई चीज है नहीं। बाकी कोई नया टास्क मिलेगा तो आप उसको टैकल कर लेना, क्योंकि सोचना ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया है। चलो आगे एक और देखिए।
यहां पर एक पार्टिकल है जिसको यू से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पर और जाके ऐसे हिट करता है ग्राउंड पर। ये आपको h गिवन है, ये h गिवन है, ठीक है, और रेंज गिवन है, हमको थीटा फाइंड करना, ये u भी गिवन है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए हमको ये कैलकुलेट करना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे हम लोग देख लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। सबसे पहली बात है हम इसको कैसे सोच रहे हैं और कैसे सोचना है, तो आप इस पे थोड़ा अकल लगाइए कि क्या करना चाहिए हमें। यहां पर मैंने इसे एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये हमारा 0,0 हो गया। थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाली इक्वेशन का मैं यूज लेता हूं। देखिए हमारे पास दिखा था y = x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं कि इस cos वाले टर्म को ऊपर लेके जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा y = x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर और अपॉन का 2u स्क्वायर और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। एक काम कर लीजिए, पहले क्वेश्चन पूरा नोट कर लो यहां तक, उसके बाद आप कॉपी पेन रख दीजिए और जो मैं बता रहा हूं उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए पहले यहां तक। चलिए आगे देखिए, यहां से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर मैंने इसे 0,0 माना है तो आप नीचे कितना आए हो, तो बोलोगे -h आए हो, और नीचे आ रहे हो इसका मतलब किधर आ रहे हो, बाई में आ रहे हो, तो बाई में -h हो जाएगा, और इधर चल रहे हो तो पॉजिटिव x में चल रहे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो होंगे r, -h। जहां पर बॉल हिट कर रही है वो हमारा हो जाएगा r, -h। तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है इस पे कितना हो जाएगा -h, x कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास r, और यहां से हो गया tan थीटा माइनस का g, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। सबसे पहली बात है रेंज किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि u तो गिवन है, कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम रेंज का जो टर्म है इसका मीनिंग ये हुआ कि हमको एंगल अगर वेरी करेंगे तो रेंज हमारी कम ज्यादा हो सकती है, रेंज हमारी कम ज्यादा हो सकती है। तो भैया आप क्या करोगे, तो मैं एक काम करता हूं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम जानते हैं कि स्लोप हमारा 0 होता है, तो dr/d थीटा शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम के लिए हमको उसका रेंज का स्लोप फाइंड करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो भैया वो 0 होना चाहिए, तो हमको ये चेक करना है। तो चलो भैया एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसका जब यूज करेंगे तो इधर का टर्म तो 0 हो गया, क्योंकि h तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तो फिक्स है। तो वेरी ये कर सकती है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, h गिवन है, u गिवन है, थीटा नहीं पता है, और r हम मान रहे हैं कि r है, और r डिपेंड कर रहा है हमारे पास थीटा पर। तो थीटा और r एक दूसरे से रिलेटिवली वेरी करेंगे। अगर थीटा वेरी करोगे तो r वेरी करेगा, है ना, या r वेरी करेगा तो थीटा वेरी करेगा। तो क्या करेंगे भैया, तो यहां पर ये u इंटू का v कर लीजिए, ये u है और ये v है, ये भी कांस्टेंट है हमारे पास इतना टर्म, और अगर ये कांस्टेंट है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसको आप u ले सकते हो, v ले सकते हो। तो भैया यहां से डिफरेंशिएट करिए, तो आप r को बाहर निकाल दो और लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला हमारे पास टर्म 1 हो जाएगा, और प्लस का tan थीटा लिखिए, और tan थीटा के बाद r को करो, तो जब r को करोगे तो हमारे पास थीटा के रेस्पेक्ट में बन जाएगा dr/d थीटा। हम जानते हैं ये टर्म हमारे पास क्या है 0, तो इसे 0 हो गया। अच्छा माइनस का आगे लिखिए और लिखिए g/2u स्क्वायर, है ना। तो अब क्या करोगे, आप इसको अलग कर दीजिए, तो हमारे पास r स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं पहले, है ना। मैं इसको और इसको बाहर, ये बाहर कर दिया, माइनस का g/2u स्क्वायर को बाहर कर दिया। तो आर स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा को u इंटू वी फॉर्मेट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अब मैं करता हूं सेक स्क्वायर का। तो सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो पहले लिखोगे सेक स्क्वायर को 2 सेक थीटा
भाई एक्स स्क्वायर का लिखते हैं 2x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 sec थीटा। अच्छा, नीट वाला बच्चा अगर कोई देख रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दे ना, नीट वाले बच्चे के लिए ये क्वेश्चन के लिए कोई मैथ नहीं है। चलिए देखिए, तो हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का 2 sec। अच्छा, फिर sec का करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा sec थीटा और tan थीटा, और फिर थीटा का करोगे तो आ जाएगा 1। एक तो ये आ गया। अब आप sec स्क्वायर को बाहर लिखिए, तो sec स्क्वायर को बाहर लिखिए तो पहले आप करेंगे r स्क्वायर का, तो बनेगा 2r, फिर r का करो तो हमारे पास बनेगा dr बाई डी थीटा। अब फिर से ये टर्म जीरो हो गया, तो ये टर्म तो पूरा ही जीरो हो गया, आपके पास ये बचा है और एक टर्म ये बचा है। देखो क्या करोगे, तो 0 इज इक्वल टू r sec थीटा, इधर बनेगा माइनस का gr स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा एक तरीके से, तो हमारे पास बनेगा sec स्क्वायर थीटा इंटू का tan थीटा और अपॉन का u स्क्वायर, ये बन गया। एक काम करते हैं कि यहां से r sec थीटा को कॉमन ले लेते हैं और हो जाएगा 1 माइनस का gr, और यहां से बनेगा tan थीटा, और यहां से बन जाएगा आपके पास बाई u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। और आगे देखते हैं, और देखो अब यहां से क्या होगा, तो ये टर्म तो जीरो ही हो गया, आप लिखोगे 1 माइनस का gr tan थीटा अपॉन का u स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा जरा देखो, यहां से लिखोगे 1 इज इक्वल टू gr tan थीटा अपॉन का u स्क्वायर। तो आपको निकालना यहां से क्या था, आप r की वैल्यू निकालिए, तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास u स्क्वायर अपॉन g tan थीटा। हमारे पास यहां से r आ गया, क्लियर है। अब r की वैल्यू किस में रखेंगे, तो r की वैल्यू आप रखिए, हमारे पास था माइनस का h इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस का g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा। आपको r की वैल्यू इसमें रखनी है, तो चलिए भैया रखते हैं इसमें r की वैल्यू क्या आएगी। देखो माइनस का h इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन का g tan थीटा इंटू का tan थीटा और माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा r की वैल्यू को क्या लिखोगे, u की पावर 4 अपॉन g स्क्वायर और tan स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास r का स्क्वायर, जो r की वैल्यू हमारे पास आई थी, और यहां से बन गया आपके पास sec स्क्वायर थीटा। एक g से एक g उड़ गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर बचा, तो हमारे पास u की पावर 2 बचा, यहां पर 10 से 10 कट गया, हमारे पास बन गया माइनस का h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और माइनस का u की पावर 2 अपॉन, और 2 तो बना रहेगा, तो आप 2 लिखिए, यहां से g लिखिए, और यहां से ये 10 हो गया tan स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। चलिए इसे क्या लिख सकते हैं और देखिए, तो माइनस का h, और यहां से लिख लेते हैं, काम करते हैं यू स्क्वायर बाई जी को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस का हमारे पास क्या बनने वाला है, तो इसको और लिखिए, पहले इसे क्या लिखोगे आप, 10 को लिखोगे आप साइन अपॉन कॉस, तो आपके पास बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए भैया आपके पास ये भी कट गया, फाइनली कितना आया, तो आया माइनस का h यू स्क्वायर अपॉन जी, और हमारे पास बन गया 1 माइनस का 1 अपॉन 2g, और यहां से बन गया साइन स्क्वायर थीटा। चलिए भैया और देखते हैं इसे क्या बन सकता है हमारे लिए। देखो इसको इधर ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का जी एच अपॉन का यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन 2g साइन थीटा। एक काम करते हैं कि इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव वाला इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2g साइन थीटा और इज इक्वल टू 1 प्लस का जी एच अपॉन यू स्क्वायर।
और देखिए यहां से हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस का जी एच अपॉन यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/2g साइन थीटा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2g साइन थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस का जी एच। अच्छा, यहां से साइन थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा लिखोगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g यू स्क्वायर प्लस का जी एच, ये आ गया। थीटा आपको निकालना था तो क्या करोगे, यहां से थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यहां से स्क्वायर टर्म था ना, हाँ सॉरी ये स्क्वायर था, यहां से ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो आपके पास ये बन जाएगा रूट में। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2g, और ये बन जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर प्लस का जी एच की पावर हाफ। ठीक है, ये एंगल आ गया। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो अभी तक केस 2 के बारे में बात करी, तो केस 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे केस 3 के ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशन के। और केस 3 का मतलब है कि हमको प्रोजेक्टाइल मोशन जो करना है वो एक इंक्लाइन प्लेन पर करना है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम बात करेंगे तो वो हम उसके अंदर भी हमें दो चीजें समझनी है कि नीचे से ऊपर फेंकना और ऊपर से नीचे फेंकना, इस तरीके की बातें हमें केस 3 में करनी है। केस 3 के बाद फिर हम केस 4 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। दो प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में रिलेटिव मोशन अगर होता है तो फिर सीन क्या होगा, फिर जो भी आगे आएगा फिर हम आपको बताते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा।